Hello students, it is A.K. Jha chemistry classes. Today I am teaching you osmosis and osmotic pressure. Before this video I taught you depression of freezing point and how to calculate the molar mass of the solute. Today I am going to teach you osmosis and osmotic pressure. ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के पहले तुमको समझना होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफ्यूजन में पढ़े होंगे इसके पहले वाले क्लास में, जनरल जो क्लास सीबीएसई की क्लास 10 से पढ़ाई जाती है कि कहीं कोई अगरबत्ती जल रही है, इंसेंस स्टिक इज बर्निंग इन ए रूम, देन द odor or good smell spreads in all the rooms because the odor of the अगरबत्ती पूरे रूम में छा जाता है। घर में कहीं बढ़िया खाना बनता है, कहीं मीट बनता है, कहीं चिकन बनता है, तो अगल बगल के लोगों को पता चल जाता है उसके यहाँ चिकन बन रहा है, मीट बन रहा है, क्योंकि ये जो चिकन का जो स्मेल है स्पॉन्टेनियसली वॉलंटरीली वो खुद स्प्रेड हो जाता है इन द एटमॉस्फेयर। डिफ्यूजन थोड़ा सा इसमें और अलग सोचने की जरूरत है। मान लो ये कोई बर्तन है, इसमें एक लगा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है? व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM? और उसको समझो, उसके बाद इसको समझोगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिसमें there are sieve types of pores। जिस तरह आटा चालते हैं उसमें जो सीप्स होते हैं, चलनी, जो गांव में बोलते हैं चलनी, सीप्स, उसमें जो छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। जब आटा चालते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल बाहर हो जाते हैं और आटा के जो हस्क हैं, चोकर, ऊपर आ जाते हैं। सिमिलरली this semi-permeable membrane has continuous micropores through which only solvent can penetrate। केवल solvent can pass through the pores, not the solute। इस तरह मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उसके बाद इसको मैं बनाऊंगा कि 2 अंडा ले लो, 2 अंडा लिए, उस अंडे को कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबा दो, अलग अलग बर्तन में। जो एग का सेल्स होता है, दैट सेल्स ऑफ एग्स आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें डुबाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो उसका कैल्शियम कार्बोनेट
डिजोल्व कर जाएगा एसिड में, और वो अंडा में एक थैली देखोगे बन जाता है। ऐसे भी सब देखे होंगे कि अब अंडा को हाफ बॉयल करते हो, अंडा को जब छीलते हो तो एक पतला सा मेम्ब्रेन दिखाई पड़ता है अंडा में। उसी तरह से अगर एक कच्चे अंडे को डाल दोगे एसिड में तो अंडा का सेल जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एसिड में डिजोल्व कर जाएगा, और एक सेल में वो एक मेम्ब्रेन में वो पूरा उसकी यॉक जो है, यॉक विल रिमेन इन द बैग लाइक स्ट्रक्चर। वो जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग जो उसको पकड़े हुए है, दैट इज मेम्ब्रेन। अब क्या करना है कि दो बर्तन ले लो। एक बर्तन में इसमें सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट और वाटर को डाल दो, सलाइन वाटर। इसमें डाल दो सलाइन वाटर, और इसमें डाल दो शुद्ध वाटर, जैसे प्योर वाटर। और वो जो अंडा जो तुमने जो रखा था एसिड में, उसको आराम से उठा करके इसमें डाल दो। अंडे को मैंने डाल दिया आराम से, क्लियर। कुछ देर के बाद देखोगे कि जो अंडा डाले थे प्योर वाटर में वो फूल के बड़ा हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है। और जो अंडा डाले थे सलाइन वाटर में वो छोटा हो जाता है। क्यों? इसलिए कि इसमें कंसंट्रेशन, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन इसमें कम था, अंडे में वाटर कम था, और अगल बगल में बाहर वाटर ज़्यादा है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर वाटर पेनिट्रेट कर गया थ्रू दिस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इसलिए अंडा का एग स्वेल्स अप, अंडा फूल जाता है। इसके केस में अंदर का कंसंट्रेशन कम था, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कंसंट्रेशन कम है। तो इसमें से लिक्विड जो सॉल्वेंट है वो बाहर चला गया, वो सिकुड़ गया। दिस इज द केस ऑफ डिफ्यूजन, दिस इज द केस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, लेकिन डिफ्यूजन में दोनों ही पॉसिबल है। जैसे ये एक बर्तन है, इसमें सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है, क्लियर। इसमें वाटर है, इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसे हाई कंसंट्रेशन, मतलब C1 है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसमें क्या होगा कि सॉल्वेंट, क्योंकि इसका सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, जहाँ भी कंसंट्रेशन यूज करते हैं मतलब सोल्यूट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन को सोल्यूट को दे दिया गया है। जब भी कंसंट्रेशन की बात करते हैं मतलब सोल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। इसमें कंसंट्रेशन कम है मतलब इसमें सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ कि इसमें सॉल्यूट C1 में सॉल्यूशन 1, इसमें सॉल्यूट
इसका कंसंट्रेशन में इसका सॉल्यूट ज़्यादा है और इसमें सॉल्यूशन 2 में सॉल्यूट कम है, लेकिन इसमें वाटर कम है और इसमें वाटर ज़्यादा है। तो डिफ्यूजन में क्या होगा? डिफ्यूजन में इसमें चूंकि सॉल्यूट ज़्यादा है, इसमें सॉल्यूट कम है, तो सॉल्यूट भी यहाँ से यहाँ चलेगा। इसमें क्या होगा? सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूट विल गो फ्रॉम सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन 2। इसमें सॉल्यूट का मूवमेंट होगा और इसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, दोनों साथ साथ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक बार इसको पूछा गया इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में, लोगों ने गलती किया है इसमें दोनों होगा। हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विल गो फ्रॉम सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन 2 और हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल गो फ्रॉम सॉल्यूशन 2 टू सॉल्यूशन 1। लेकिन बट नेट रिजल्ट इज दैट solvent will go from solution 2 to solution 1। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में ये अंतर है। डिफ्यूजन में सॉल्यूट भी जा सकता है और सॉल्यूशन भी जा सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस में केवल सॉल्यूशन जाएगा। सॉल्यूशन विल गो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसलिए इसमें जो अंडा था ये फूल गया, इट स्वेल्स अप बिकॉज the water has higher concentration, so water penetrates in the egg। इस अंडा को उसने फुला दिया। इसमें यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, इसलिए इसमें salt will go to the water। This is the osmosis। So let us define osmosis। Clear? लिखेंगे what is osmosis? Let us define osmosis। Osmosis is a spontaneous process in which a solvent flows from goes from higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration। मतलब it means that is solvent can go from dilute solution to concentrated solution। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम होता है, इसलिए सॉल्वेंट विल गो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। क्लियर? नाउ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको लिखा जाता है SPM से। SPM नेचुरल होता है। हम लोगों के शरीर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत सारा है,
ब्लैडर ऑफ पिग, सुअर का जो ब्लैडर होता है, दैट एक्ट्स एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हम लोगों के शरीर में भी सेमी परमेबल बहुत सारे हैं। पेड़ में भी प्लांट्स में भी होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो सॉल्वेंट को आने जाने देता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इसमें कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट को डाला जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड को एक पोरस बर्तन में डाल दिया जाता है और एक मेम्ब्रेन टाइप का प्रकार तैयार होता है, दैट इज कॉपर फेरोसाइनाइड। इट एक्ट्स एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे 2CuSO4 प्लस K4Fe Cn का होल 6, इससे हो जाएगा जैसे Cu2FeSO4 का होल 6, Cu2FeSO4 का होल 6 प्लस 2K2SO4। ये जो कॉपर फेरोसाइनाइड है यही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। एक पोरस बर्तन लोगे, दोनों को डालोगे, कुछ देर के बाद एक गिलेटिनस झिल्ली टाइप का बन जाता है। ये यही है कॉपर फेरोसाइनाइड। इट एक्ट्स एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में देयर आर टीनी पोर्स which allow the solvent only to pass through them, not to the solute. This is semi permeable membrane. Now let us see the osmotic pressure. Osmotic pressure क्या होता है? Osmotic pressure ऑस्मोटिक प्रेशर में हम एक टैंक लेते हैं, इसको यहाँ एक ओपनिंग है, यहाँ पे दूसरा ओपनिंग है, इसमें एक पिस्टन लगा देते हैं और इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसको जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM। क्लियर? जैसे इधर सॉल्यूशन है, इधर सॉल्वेंट है। मतलब सपोज कि इधर वाटर है, मतलब इसमें सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, तो वाटर कंसंट्रेशन is more in solvent two than that of solvent 1 अब क्या होगा? इसमें वाटर ज्यादा है, इसमें वाटर जाएगा, इसमें वाटर पेनिट्रेट करके जाएगा, वो प्रेशर लगाएगा। हम यहाँ पे इतना प्रेशर डाल दें, ये वाटर विल गो फ्रॉम सॉल्यूशन 2 टू सॉल्यूशन 1। मतलब सॉल्वेंट मतलब दिस चैम्बर
चैम्बर 2 टू चैम्बर 1, तो वो कुछ प्रेशर लगाएगा। उस प्रेशर के बराबर अगर हम यहाँ पे पिस्टन को डालें, दबाएं, so that the solvent cannot pass from chamber 2 to chamber 1. This pressure is called osmotic pressure, मतलब this pressure will be equal to this pressure. This is called osmotic pressure. So osmotic pressure can be defined as osmotic pressure can be defined as osmotic pressure can be defined as the external pressure applied which prevents the passing of solvent from higher concentration to lower concentration. मतलब वो प्रेशर लगाया गया, वो सॉल्वेंट को मीन्स वाटर को इधर नहीं आने दे, उस प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द एक्सटर्नल प्रेशर applied which prevents the passing of solvent from higher concentration to lower concentration. It is called osmotic pressure. Clear? अब एक रिवर्स प्रेशर भी होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस. वो जो जो घर में आरओ काम करता है, तो लोग पानी को लोग साफ करते हैं घर में और पीते हैं, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस. उसको बाद में डील करेंगे. अब पहले हम बात करते हैं कि हाउ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. बहुत सिंपल चीज है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले बताया गया है कि सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है. जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये ऑस्मोसिस में देख रहे हैं कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे सॉल्यूट का, तो नेचुरली डाइल्यूट जो सॉल्यूशन है उसमें जो उसका सॉल्वेंट पार्टिकल है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाएगा. मतलब इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन वन सॉल्यूशन, then more and more solvent will pass from higher concentration to lower concentration. In other words, अगर एक सॉल्यूशन है उसमें अगर सॉल्यूट पार्टिकल को का बढ़ा दिया गया कंसंट्रेशन, तो उस सॉल्वेंट से, चूंकि इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए less water will go from to the
other chamber. Hence, osmosis depends upon the concentration of solute particles. Now we will see the Van 't Hoff theory of dilute solutions. Write down Van 't Hoff theory for dilute solutions. ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको लिखा जाता है पाई से, नॉट पी से, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर में कंफ्यूजन नहीं होने हो पाए, इसलिए उसको पाई से लिखते हैं। तो जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई osmotic pressure pi proportional to concentration C, temperature is constant. C means number of moles per volume. Now again osmotic pressure pi proportional to temperature if concentration is constant. It means pi proportional to C into T, or pi proportional to N into V into T. C is equal to N by V, mole by volume. This is concentration, or pi is equal to R N V by T, where R is called solution constant. R is called solution constant. जिस तरह गैस लॉ में होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसी तरह ये R जो है सॉल्यूशन के केस में इसको बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। इसका वैल्यू वही होता है R 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स Kelvin inverse. So this is pi V is equal to nRT, just like gas law PV is equal to nRT. Clear? Just like PV is equal to nRT. This is the Van 't Hoff theory of dilute solution. Van 't Hoff फैक्टर अलग होता है, जैसे इसको याद करने तरीका है PV इक्वल टू nRT, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बदले में फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर वे राइट पाई। क्लियर है? बिटा है? ओके। नाउ what is isotonic solution? Isotonic solution, सपोज करो कि दो सॉल्यूशन है, उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पार्ट अलग कर सेपरेट कर दिया गया है, बट नो ऑस्मोसिस कैन ऑकर, मतलब दोनों ओर का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है,
तो सॉल्वेंट ना इधर से उधर आएगा, उधर से इधर जाएगा। इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0 whatever be the number of moles और वॉल्यूम। क्लियर? इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे और उसके बाद पढ़ाएंगे वेंटो फैक्टर। देन आफ्टर दैट बात आगे बढ़ेगी, इसको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।